अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का ये जो लेक्चर है ये फ़र्स्ट ईयर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने 3.3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को देखा था। उसके अलावा हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज हम लोग इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मैं आ रहा हूँ। 3.4 एक्सरसाइज जो बेसिकली है वो जब आपने स्टार्ट लेनी है तो आपको कुछ डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। वो डेफिनेशंस क्या हैं कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है जो कि रियल एंट्रीज पे कंसिस्ट करता है, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ ये आपके सामने, अब इसके अंदर कोई आयोटा वाली एंट्री नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं ये मैट्रिक्स ए है। ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर आर, यानी ये मैट्रिक्स है जो कि रियल एंट्रीज पे कंसिस्ट करता है। अगर यहीं मैं इसके साथ आयोटा लिख देता तो अब यहाँ बेटा लफ्ज़ आर की बजाय सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आना था। तो इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं, एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो रियल हैं तो उसे मैट्रिक्स ओवर आर कहते हैं। अगर वो कम्प्लेक्स नंबर्स पे कंसिस्ट करता है तो उसे मैट्रिक्स ओवर सी कहते हैं। कभी कभार ये बात जो है वो MCQ की शक्ल में क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है, आपको ये आइंदा पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा, वो है 1 2 2 1। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज करूँ, तो आंसर आ जाता है ये विच इज़ अगेन ए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से उसके आंसर पे यानी उसकी शेप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आइंदा से आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब बुक से सब लोग इस डेफिनेशन को खुद प्रिपेयर करिएगा, मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर आर, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कंसिस्ट करने वाली एंट्रीज, तो कहता है उस ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और अगर ट्रांसपोज लेने से आंसर में माइनस का फ़र्क आ जाए तो फिर ए को कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, बेटा वर्ड वही है, जस्ट इसके साथ लफ्ज़ क्या आ गया, स्क्यू एक्स्ट्रा आ गया है। इसका मतलब है वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसके आंसर में माइनस का फ़र्क आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मसलन मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये एक मैट्रिक्स ए है, मैंने आपके सामने लिखा 0 -4 1, उसके बाद 4 0 -3 -1 3 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो आप बेटा चेक कर सकते हो इस चीज़ को सब लोग इजीली। ट्रांसपोज लेने से रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब चेक करो इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर सारों में से अगर मैं -1 कॉमन लूँ, ये मैट्रिक्स है इसलिए टोटल में से ही कॉमन लिया जाता है, तो इसकी शेप आती है 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। और चेक करो ये वही ए आ रहा है लेकिन साथ माइनस का निशान है। इसका मतलब है ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से माइनस का डिफरेंस आ जाए उसे कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन आपको प्रॉपर शक्ल में मैंने नहीं लिखी लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको बुक से भी देख सकते हो। अच्छा जी, इसका मतलब है ए सिमेट्रिक। अगर कहीं लिखा हुआ आएगा ए सिमेट्रिक है तो आपने ये लाइन उसको वहाँ शो करनी है, लिखनी है। अगर कोई कहता है ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कहीं ये लफ्ज़ लिखा हुआ आता है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर आपने बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a का वर्ड यूज़ करना है। थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन भी सुन लो। जैसे ये लफ्ज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे ही ए इज़ हर्मिशन, हर्मिशन का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, HERMITIAN। अगर कोई कहता है ए इज़ हर्मिशन तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी चेक होगी, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी लिया जाएगा और फिर ट्रांसपोज लोगे
आंसर में अगर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता, तो फिर ये बेटा हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। और ये कॉन्जुगेट भी ये बात शो कर रहा है कि ये मैट्रिक्स ओवर सी होगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर्स का आप कॉन्जुगेट लेते रहे हो, कॉन्जुगेट एक बार की शक्ल में आता है और वो करता क्या था, योटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता था। अगर प्लस होता था तो माइनस आ जाता है, माइनस होता था तो प्लस आ जाता है। रियल नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। इस वजह से कॉन्जुगेट का लफ्ज़ जहाँ आएगा वहाँ ऑब्वियसली आयोटा इन्वॉल्व होगा। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका फिर ट्रांसपोज उसके बाद लें, उसके आंसर में फ़र्क ना आए, तो फिर वो हर्मिशन मैट्रिक्स है। आपको एग्जांपल देखनी है तो आप बुक से टैली कर सकते हो। उसकी 2x2 ऑर्डर की एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें पहली एंट्री 1 है, 1 माइनस योटा है, 1 प्लस योटा है दूसरी रो में, और साथ 2 है। तो वो आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ सिंपल अब डेफिनेशंस को ही फोकस कर रहा हूँ, एग्जांपल मैंने नहीं दी। लेकिन आपको ना एटलीस्ट एक एक एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन लिखी है। फ़र्क चारों में चेक कर लो। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका कोई डिफरेंस ना आए उसके आंसर में, तो वो हर्मिशन, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर उसका ट्रांसपोज लें और माइनस का फ़र्क आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले कि उसका ट्रांसपोज लें तो वो हर्मिशन है। और अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले कि उसका ट्रांसपोज लें और माइनस का डिफरेंस आए तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये थी वो बेसिक चीज़ें जो एटलीस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। लास्ट दो डेफिनेशंस जो सी हैं वो एक्सरसाइज के एंड पे फिर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं इस एक्सरसाइज की जो डेफिनेशंस हैं इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में होपफुली इन्वॉल्व होगी, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं जी। अच्छा, अब एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज हैं बेटा 1 -2 5, दूसरी रो में है -2 3 -1, और तीसरी रो में है 5 -1 0। एक मैट्रिक्स बी है बेटा, उसकी एंट्रीज हैं -3 1 -2 1 0 -1 एंड -2 -1 2। तो ये दो मैट्रिसेस हैं और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। वो कहता है शो करके दिखाओ a + b सिमेट्रिक। ये है क्वेश्चन। इसका मतलब हमने चेक क्या करना है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमने एक्चुअल में a + b पहले फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और ये शो करना है कि a + b ही इसका आंसर वापस आता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब मैं इसके सम की तरफ चलता हूँ और फिर मैं उसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो बेटा सम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने ऐसे लिखना है दोनों मैट्रिक्स को और फिर ऐड करना है। पहला पहले में ऐड हुआ, दूसरा दूसरे में ऐड हो गया, तीसरा तीसरे में ऐड हो गया, चौथा एलिमेंट चौथे में ऐड हो गया, पांचवा एलिमेंट पांचवें में ऐड, छठा छठे में ऐड हो गया, सेवन्थ वाले में ऐड हो गया, एट्थ एंट्री में ऐड होगी, लास्ट वाली लास्ट में ऐड होगी। तो ये मैंने a + b लिख दिया और अब जस्ट मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज। ऑब्वियसली जब मैं इसका ट्रांसपोज लिखूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने, मैं यहीं लिख रहा हूँ, तुम लोगों ने इससे अगला स्टेप लिखते हुए ऐसे करना है, यहाँ t डालना है नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ भी t लिख देना है। उसके बाद करना क्या है, उससे नेक्स्ट स्टेप में रोज़ ऑब्वियसली किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। जब आप इसको रोज़ को कॉलम्स में चेंज करोगे तब टी का सिंबल हटा देना यहाँ से। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई और चेक करो ये a + b ही वापस आ गया। इसका मतलब है a + b का ट्रांसपोज लिया था और a + b ही वापस आ गया। इसका मतलब है a + b का ट्रांसपोज = a + b, लिहाजा a + b इज सिमेट्रिक। तो a + b जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये हम लोगों ने दिखाना था इस क्वेश्चन के अंदर, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 समझ के तो अब आना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है
क्वेश्चन नंबर 4 समझो, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके नंबर भी मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 7 भी इम्पॉर्टेंट है, 4 भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद जो लास्ट इसके 2 क्वेश्चंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो 8th क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन ज़रा 1 मिनट बुक से अगर आप लोग देखो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने इस क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व करना और सॉल्व करना कैसे है। ये आपके ज़िम्मे आया क्वेश्चन 9, वो ज़रा देखो कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे आगे जो आल्सो से लेकर एंड तक लाइन है वो आप स्किप कर दें। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में इन्वर्स फाइंड करने हैं, और इन्वर्स मैं आपको 3.3 के लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। वो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के वे से आपने उसी तरह बेटा इसका इन्वर्स फाइंड करना है। बहरहाल फ़िलहाल आप लोगों का ध्यान क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उसने कहा है इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। सोल्यूशन शुरू करना है तो पहला लफ्ज़ आपने लिखना है बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, गिवन है, मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी गिवन है, और थर्ड पे वो कहता है ए बी इज इक्वल टू बी ए भी गिवन है। वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस में ए बी और बी ए मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल नहीं होती इन जनरल। तो लेकिन वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये अगर तीनों बातें एग्जिस्ट करें तो आपने वेरीफाई करना है, यानी हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। हमने ये बेटा प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, यानी इन तीनों ऊपर लिखी हुई कंडीशन को यूज़ करके हमने एक्चुअल में शो करना है। दैट इज़, इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज लें तो आंसर ए बी ही वापस आए। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। कुछ चीज़ें गिवन थी वो आपके सामने मैंने लिखी हैं, और उन तीनों बातों को यूज़ करके जो चीज़ प्रूव करनी है वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब इसको प्रूव कैसे करना है, इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेना है। जिस चीज़ को आपने प्रूव करना है, ये वाली लाइन, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी ए बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बारे में आप 3.3 एक्सरसाइज के जब लास्ट क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ ये आइडेंटिटी लिखी हुई है कि दो मैट्रिसेस की ज़रब का ट्रांसपोज लें। मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है एक लेक्चर में 3.3 में। तो जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आ जाता है, और जो पहले वाला ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज बाद में आता है। तो आपने पहले तो इसको ऐसे लिख देना है, ये तो गिवन है या ये आइडेंटिटी है, ये हमें पता है कि वेल नोन आइडेंटिटी कहलाती है, इसको लिखा। उसके बाद बेटा बी ट्रांसपोज ये गिवन था कि बी के इक्वल था, और ए ट्रांसपोज भी गिवन था कि वो ए के इक्वल था। इसका मतलब जहाँ बी ट्रांसपोज लिखा उसकी जगह आप बी लिख सकते हैं, और जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा है वहाँ आप ए लिख सकते हो। तो यहाँ तक आ जाना है, और रीज़न आप ये वाली दे सकते हो जो मैंने ऊपर यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये बी ए आ गया, तो बी ए जो है वो भी गिवन था, वो ए बी के इक्वल था, तो उसको भी रीज़न दे के आप ये वाली रीज़न यहाँ लिख सकते हैं। और जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको नज़र आएगा आप राइट हैंड साइड पे पहुँच गए हो। तो इस वे से आपने ये शो किया कर दिया कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहता है अगर ए सिमेट्रिक है, उसे भी लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लो, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये दो पार्ट्स का क्वेश्चन है, एक नहीं है। दो पार्ट्स में, पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि एक में कह रहा है ए सिमेट्रिक, ये है गिवन। दूसरे पार्ट में कह रहा है ए स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ये गिवन है। जब ये दोनों बातें गिवन हैं तो वो प्रूफ करने को क्या कह रहा है, वो कहता है इन दोनों पार्ट्स में शो करके दिखाओ, चाहे ए सिमेट्रिक है चाहे स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो बेटा इसका मीनिंग है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, और इसका क्या मीनिंग है, दैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये दोनों के मीनिंग भी लिख दी। आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को जैसे मैं लिख रहा हूँ, दो पार्ट्स बना के। अच्छा, हमने शो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही आएगा, वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक।
तो इसका मतलब है चाहे ए सिमेट्रिक हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक हो, आपने दोनों पार्ट्स में ये दिखाना है कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें तो ए स्क्वायर ही आए, दैट इज़ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें तो बेटा वो ए स्क्वायर ही आना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप उसकी वर्डिंग को ध्यान से टैली करो तो आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने वाइट बोर्ड पे शो की हुई है ये नज़र आ जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये पूछा हुआ है कि चाहे ए सिमेट्रिक हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्वायर दोनों सूरतों में सिमेट्रिक ही आना चाहिए। तो दोनों सूरतों को प्रूव कर देते हैं, इंतहाई आसान वे है। मैं अब यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हिस्सा सॉल्व हो रहा है और ये सेकंड पार्ट के लिए, यानी एक सिमेट्रिक वाला है उसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर था और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला है उसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, वो जो वर्ड लिखा था अभी मैंने रेस की है कि हमने ये प्रूव करना है, हमने बेटा ये प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है। ये दे बिकॉज का निशान मैंने स्किप किया यहाँ से, तो हमने जो प्रूव करना है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, उसको टैली कर सकते हो। तो अब इसको इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड से ये मैंने प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले लिया। अब देखो इसको लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बाय ए और उसका ट्रांसपोज, ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। तो आपको पता है ये वही लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज, अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर ये है समझो ये बी लिखा तो इसका ट्रांसपोज पहले और इसका ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज पहले और इसका ट्रांसपोज बाद में आ गया। उसके बाद इसकी जगह तो ए लिखा जाएगा जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसकी जगह भी ए लिखा जाएगा, तो आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आप इस केस में आओगे तो इसकी जगह तो बेटा माइनस ए लिखा जाएगा, तो फिर इसकी जगह भी माइनस ए लिखा जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होके दोबारा ये आंसर आ जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के साइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा स्क्वायर के केस में, लिहाजा ए स्क्वायर सिमेट्रिक ही रहेगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 7। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ऑर्डर है 3x1, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स है और उसके अंदर अब आप चेक करो तो आयोटा इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ये जस्ट पूछा उसने कि प्रूफ कर फाइंड करके दिखाओ ए ज़रब ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू। सबसे पहले तो आप इसका कॉन्जुगेट लो इस मैट्रिक्स का। बेटा कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करेगा, पहला तो ऐसे ही आएगा, दूसरी एंट्री आएगी 1 माइनस आयोटा, तीसरी ये आ जाएगी। उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। अच्छा, ट्रांसपोज क्या करता है, रो कॉलम को रो में चेंज कर देता है, तो ये रो इस शक्ल में आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, इसको और इसको आपस में करना है मल्टीप्लाई। बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर है 3x1, यानी इसका ऑर्डर था 3x1, इसका ऑर्डर है 1x3, तो फिर आंसर का ऑर्डर आएगा 3x3। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर आएगा 3x3। तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि एक ए हमारे पास है, एक का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास है, तो इनको मल्टीप्लाई करते आए तो ए ज़रब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए आपके पास है 1 प्लस आयोटा और आयोटा, और इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वो स्टेप भी आप लोग चेक कर लो। मल्टीप्लिकेशन, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई तो पहली एंट्री तो आ जाएगी 1, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, पहली रो तीसरे कॉलम से तो ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस आयोटा आ गया। हाँ, जब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये 2 आ जाएगा, ज़ाहिर यहाँ माइनस है, -1 ऐड हो गया +1 होके 2 हो गया। उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पहले आएगा माइनस आयोटा, फिर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उससे ये प्लस होके तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से पहले आयोटा आया, आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा पहले आएगा आयोटा, फिर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस हो जाएगा। लास्ट वाले इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन साथ वाले माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे। होपफुली आज का लेक्चर आपको बेटा समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बात होगी। टेक केयर, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।